मैं हूँ रुचिका सैनी, आपकी व्यावसायिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम पाठ 1 का अन्य भाग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। जी हाँ, इससे पहले हमने सीखा था कि प्रबंध एक कला के रूप में है। आज हम देखेंगे कि प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कला की जैसे पहले विज्ञान को परिभाषित कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रबंधक एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है। यानी कि ज्ञान का कैसा समूह है? क्रमबद्ध, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कोई कार्य करते हैं प्रबंध में। इन्हीं सामान्य सत्य या सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। विज्ञान की मूलभूत विशेषताएं, तो जब भी हमसे ऐसा पूछा जाए तो पहले हमको विज्ञान की विशेषता को यहाँ पे क्लियर कर देना है कि विज्ञान की क्या क्या विशेषता है। तो देखिए सबसे पहले तो विज्ञान क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान समूह है। जी हाँ, यहाँ पे क्रम से लिया हुआ ज्ञान का समूह है। विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। इसके सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच में संबंध आधारित है। यानी आपके यहाँ पे कारण और परिणाम, क्या कारण रहे होंगे और उनका क्या परिणाम आया है, इसके ऊपर आधारित होता है विज्ञान। जैसे पेड़ से सेब का टूटकर पृथ्वी पर आने की घटना किसके कारण थी? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जन्म देते, यानी कारण क्या था? गुरुत्वाकर्षण। इसी तरीके से हमने भी जैसे ज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान का समूह होता है, विज्ञान क्या है? ज्ञान का एक ऐसा समूह है जो कि क्रम से कार्य करता है। तो प्रबंध को भी हमने यही माना है। दूसरा है हमारा यहाँ पे परीक्षण पर आधारित, यानी कि एक्सपेरिमेंट पर आधारित। वैज्ञानिक सिद्धांतों को पहले अवलोकन के माध्यम से विकसित किया जाता है। सबसे पहले तो जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उनको क्या किया जाता है? हम उसमें रिसर्च करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अवलोकन करके देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट होने वाला है, और फिर नियंत्रित परिस्थितियों में बार बार परीक्षण कर उसकी जांच की जाती है और परिस्थितियों को अपने हिसाब से नियंत्रित करके परिवर्तित करके हम उससे होने वाले जो परीक्षण है उसकी जांच यहाँ पे करते हैं। विज्ञान व्यापक वैधता है। वैज्ञानिक सिद्धांत वैधता एवं उपयोग के लिए सार्वभौमिक है। यानी विज्ञान में जो सिद्धांत है वो वैध है, सभी जगह एक जैसे सिद्धांत लागू होते हैं। जैसे पूरब से सूरज का उगना तो हम ये कहते हैं कि सभी देश में हम ये मान के चलते हैं कि सूरज पूरब से उगता है। तो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कि वैध होते हैं एवं उपयोग के लिए, और कहीं पे भी जब इन सिद्धांतों का उपयोग किया जाएगा तो वो सार्वभौमिक है, यानी सभी जगह एक जैसे होते हैं। उपयोग विशेषता के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान के रूप में। अब हम यहाँ पे विज्ञान को हमने बता चुके हैं, अब आगे हम बता रहे हैं कि जो विज्ञान है वो प्रबंध के ऊपर कैसे लागू होता है, यानी प्रबंध विज्ञान के रूप में कैसे है ये हम समझते जाते हैं। तो यहाँ पे समझने से पहले हम देखते हैं कि जो प्रबंध है वो ज्ञान से कैसे जुड़ा हुआ है। तो देखिए प्रबंध भी क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है। हम क्या मानते हैं कि जो प्रबंध है वो भी एक ऐसा ज्ञान है, क्रमबद्ध रूप से लिया गया ज्ञान है जिसे हमें पढ़ना होता है जब हमें एक अच्छा प्रबंधक बनना होता है। इसके अपने सिद्धांत एवं नियम है जो समय समय पर विकसित हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि एकदम से प्रबंध के अंदर ज्ञान आ गया और नया कोई ज्ञान आया है और उसे हमें सीखना है। ये काफी पुराने अरसे से, पुराने समय से इसमें ज्ञान आता जा रहा है और नए नए और भी इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके आधार पर ज्ञान में भी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये अन्य विषय जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र एवं गणित में से भी प्रेरित होता है। अन्य किसी भी संगठित क्रिया के समान प्रबंध की भी अपनी शब्दावली एवं अवधारणाओं का शब्दकोश है। यानी प्रबंध की अपनी खुद की भी टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है और कुछ अवधारणा है जिसे हमें सीखना होता है। कहने का मतलब है यहाँ पे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स को यूज करना होता है, और इन्हीं टेक्निकल वर्ड्स को ध्यान रखते हुए हम अपने बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आएंगे। उदाहरण के लिए हम क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेलों पर चर्चा के समय समान शब्दावली का उपयोग करते हैं। खिलाड़ी भी एक दूसरे से बातचीत करने में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से प्रबंधकों को भी एक दूसरे से संवाद करते समय समान शब्दावली करना चाहिए, तभी वे अपने कार्य की स्थिति को सही रूप से समझ पाएंगे। यानी जिस प्रकार से खिलाड़ी एक ही जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं अपने खेल के दौरान, और ऐसे ही कई चीजें हैं, कई क्षेत्र हैं जिसमें अपनी अपनी शब्दावली होती है। इसी तरीके से प्रबंध में भी अपनी शब्दावली होती है जो कि सभी प्रबंधकों के द्वारा उपयोग में ली जाती है। इसकी खुद की यहाँ पे टर्मिनोलॉजी होती है। इसके बाद है प्रबंध के सिद्धांत विभिन्न संगठनों में बार बार के परीक्षण एवं अवलोकन के आधार पर विकसित होते हैं, और जैसे विज्ञान के अंदर बार बार परीक्षण करके और अवलोकन करके सिद्धांतों को स्थापित किया जाता था, ऐसे ही प्रबंध के जो सिद्धांत है वो भी परिस्थितियों में लागू कर और उसका क्या परिणाम निकला है ये देखकर ही हम इन्हें सिद्धांतों को विकसित
करते हैं। अब क्योंकि प्रबंध का संबंध तो मनुष्य या मानवीय व्यवहार से है, यानी प्रबंध किसके लिए होता है? प्रबंध मनुष्य के और उसके मनुष्य के व्यवहार से है। इसलिए इन परीक्षणों के परिणामों की न तो सही भविष्यवाणी की जा सकती है और ये प्रतिध्वनित होते हैं। इन सीमाओं के होते हुए भी प्रबंध के विद्वान प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों की पहचान करने में सफल रहे हैं। लेकिन हमारा जो प्रबंध है मानवीय व्यवहार पे आधारित है, जो हमारे सिद्धांत है मानवीय व्यवहारों के आधार पे बने हुए हैं। लेकिन मानवीय व्यवहार तो क्या है? बदला हुआ है, परिवर्तनशील है और समय के अनुसार लगातार उसमें परिवर्तन संभव है। तो क्या किया गया है, जो हमारे जो विद्वान थे जिन्होंने प्रबंध के लिए एक ऐसा सामान्य सिद्धांतों को निकाला है, बनाया है कि हम उसके आधार पे अपने कार्य को कर सकें। एफ.डब्ल्यू. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत एवं हेनरी फ्योर के कार्यात्मक प्रबंध के सिद्धांत इसके उदाहरण है। इन्हें हम अगले अध्याय में पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने दिए थे? वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए थे। इसी के अलावा यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि कार्यात्मक प्रबंध के सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे? तो कार्यात्मक प्रबंध के सिद्धांत दिए थे हेनरी फ्योल ने। तो जी हाँ, यहाँ से आपने 1 नंबर ले लेना है, इसे अच्छे से याद कर लेना है। सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों के समान विशुद्ध नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जो प्रबंध के सिद्धांत है वो विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं उसकी तरह एकदम विशुद्ध यानी कि एकदम सटीक नहीं होते और न ही इनका उपयोग सार्वभौमिक होता है और न ही आप इनका उपयोग सार्वभौमिक रूप से कर सकते हैं, जैसे कि विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग आप सार्वभौमिक रूप से कर सकते थे। इसमें परिस्थिति के अनुसार संशोधन किया जाता है, क्योंकि परिस्थितियों में अगर परिवर्तन हो गया तो इनके सिद्धांतों में भी परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रबंधकों को मानक तकनीक प्रदान करते हैं जिन्हें विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। लेकिन काफी अवलोकन के आधार पर और निरीक्षण वगैरह के आधार पे जो विद्वान है प्रबंध के, उन्होंने हमको ऐसे मानक सिद्धांत दे दिए जिनको हमें ऐसे मानक सिद्धांत मानक तकनीक दे दी जिसे हम अलग अलग परिस्थितियों में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लागू कर सकते हैं। इन सिद्धांतों का प्रबंधकों को प्रशिक्षण एवं उनके विकास के लिए भी उपयोग किया जाता है और इन्हीं सिद्धांतों को हमको ट्रेनिंग में काम आते हैं। जब हम प्रबंधकों को इसके लिए ट्रेन करते हैं तो ये सिद्धांत हमारे वहाँ पे काम आते हैं। है आपका प्रबंध एक पेशे के रूप में। जी हाँ, इससे पहले हमने कला करी, विज्ञान करा, अब हम पढ़ते हैं प्रबंध एक पेशे के रूप में है। तो सबसे पहले तो पेशा किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। अब तक आप समझ चुके हैं कि सभी प्रकार की संगठन प्रक्रियाओं का प्रबंधन आवश्यक है। हमें पता है कि जितने भी संगठन हैं उन सब में प्रबंधन आवश्यक है। आपने ये भी अवलोकन किया होगा कि संगठनों को उनका प्रबंध करने के लिए कुछ विशिष्ट योग्यता एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। यानी आपने देखा होगा कि अलग अलग संगठनों में प्रबंध करने के लिए विशिष्ट योग्यताओं की और अनुभवों की भी आवश्यकता होती है। भी पाया होगा कि एक और तो व्यवसाय निगमित स्वरूप में वृद्धि हुई है, तो दूसरी ओर व्यवसाय के प्रबंध पर अधिक जोर दिया जाए। निगमित यानी जो अपनी अलग से पहचान रखते हैं, जैसे कंपनी अपने सदस्यों से अलग होती है ना, तो उसे हम निगमित संगठन कहते हैं। ऐसा जब निगमित स्वरूप में वृद्धि हो रही है तो वहीं व्यवसाय के प्रबंध पर भी ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि प्रबंध एक पेशा हो गया? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम सबसे पहले देखिए पेशे की विशेषताओं को पढ़ते हैं। मतलब पेशा क्या है, हम पहले इस पे गौर करते हैं। पेशे की निम्न विशेषताएं हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पेशे को ही जान लेते हैं। भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। जी हाँ, सबसे पहले तो पेशा क्या है? परिभाषित ज्ञान का समूह है। सभी पेशे भली भांति परिभाषित ज्ञान के समूह पर आधारित होते हैं जिन्हें शिक्षा में अर्जित किया जा सकता है। सबसे पहले एक परिभाषित ज्ञान है और उसको अर्जन किसके माध्यम से किया जाता है? शिक्षा के माध्यम से। अवरोधित प्रवेश। पेशे में प्रवेश परीक्षा या शैक्षणिक योग्यता के द्वारा सीमित होती है। यानी इसमें जो हम पेशा करना चाहते हैं उसमें अगर हम प्रवेश लेना चाहते हैं तो जो प्रवेश है वो परीक्षा या फिर हमारी जो शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। हर कोई व्यक्ति पेशे में प्रवेश नहीं कर सकता है।
उदाहरण के लिए भारत में यदि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, यानी यदि आपको आगे जाकर सीए बनना है तो उसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली एक विशेष प्रकार की परीक्षा को पास करना होगा, तभी वो एक पेशेवर सीए कहलाएगा। इसके बाद है आपका पेशागत परिषद। सभी पेशे किसी न किसी परिषद सभा से जुड़े होते हैं। जी हाँ, और पेशे की तीसरी विशेषता क्या है कि ये किसी परिषद की सभा से जुड़े होते हैं जो इनमें प्रवेश के नियमन करते हैं, यानी प्रवेश से संबंधित जो भी नियम बनाते हैं ऐसी सभा से जुड़े होते हैं। कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करते हैं और पेशा करने वाले के पास प्रमाण पत्र होता है विशेष योग्यता का। इसी के साथ में आधार संहिता या फिर आचार संहिता तैयार करते हैं कि कैसे पेशेवर को आचार करना है, मतलब व्यवहार करना है व्यक्तियों से, अपने कार्य को लेकर कैसे कार्य संबंधित व्यवहार करेगा वो व्यक्तियों से, वो सब आचार संहिता में निर्धारित होता है तथा उसको लागू करते हैं। भारत में वकालत करने के लिए वकीलों को बार काउंसिल का सदस्य बनना होता है। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया कि अगर भारत के अंदर किसी व्यक्ति को वकील बनना है तो उसको बार काउंसलिंग जो संस्था है उससे जुड़ना होगा और उसकी आचार संहिता का पालन यहाँ पे करना होगा। हमारा नैतिक आचार संहिता। किसी पेशे आचार संहिता से बंधे हैं जो उनके सदस्यों के व्यवहार को दिशा देते हैं। उदाहरण के लिए जब डॉक्टर अपने पेशे में प्रवेश करते हैं तो वे अपने कार्य नैतिकता की शपथ लेते हैं। जी हाँ, हर पेशे में नैतिकता की आचार संहिता की शपथ दिलाई जाती है कि आप अपने पेशे के अंदर नैतिक रूप से कार्य करेंगे और कोई भेदभाव इसमें नहीं करेंगे। इसके अलावा आगे आता है हमारा पेशे में सेवा का उद्देश्य। पेशे का मूल उद्देश्य निष्ठा एवं प्रतिबद्धता यानी लगातार कर्म करते रहना तथा अपने ग्राहकों के हितों की साधना है, यानी ग्राहक जैसा चाहते हैं वैसा ही उन्हें हित दिया जाएगा। एक वकील ये सुनिश्चित करता है कि उसके मुवक्किल को न्याय मिले। जी हाँ, जैसे एक वकील ये देखता है कि उसका जो मुवक्किल है उसको न्याय मिले, ऐसे एक डॉक्टर चाहता है कि उसका पेशेंट ठीक हो जाए और एक टीचर चाहता है उसके बच्चे आगे पढ़ के अच्छे नंबर ले आए। इसी के साथ साथ एक प्रबंधक चाहता है कि उसके संगठन को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और लागत कम हो जाए। तो यहाँ प्रबंध पेशे के सिद्धांत को पूरी तरह से पूरा नहीं प्रबंध पेशे के सिद्धांतों को पूरी तरह से पूरा नहीं करता है। वैसे इसमें कुछ विशेषता होती है, लेकिन हम मानते हैं कि जो प्रबंध है वो पेशे के पूरे सिद्धांतों को तो यहाँ लागू नहीं करता है, लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं हमको बताती है कि प्रबंध भी एक पेशा है। तो देखिए, पूरे विश्व में प्रबंध विशेष रूप से एक संकाय के रूप में विकसित हुआ है। संकाय यानी एक सब्जेक्ट के रूप में विकसित हुआ है। प्रबंध मैनेजमेंट जो है एक अलग कोर्स बन के उभरा है। ज्ञान के व्यवस्थित समूह पर आधारित है और ये ऐसे ज्ञान का व्यवस्थित समूह है जिसके भली भांति परिभाषित सिद्धांत हैं जो व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों पर आधारित है, और ये ऐसा ज्ञान का व्यवस्थित समूह है जिसे विभिन्न स्थितियों में हम लागू कर सकते हैं। इसका ज्ञान विभिन्न महाविद्यालय, पेशेवर संस्थाओं में, आपको पुस्तकों में, आपको पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। प्रबंध को विषय के रूप में विभिन्न संस्थानों में भी पढ़ाया जाता है। जी हाँ, ये एक संकाय और एक विषय के रूप में इसे विभिन्न संस्थानों में भी पढ़ाया जाता है। इनमें से कुछ संस्थानों की स्थापना केवल प्रबंध की शिक्षा प्रदान करने के लिए ही की गई है। जैसे भारत में भारतीय प्रबंध संस्थान यानी कि IIMM। अब देखिए, अगर आपको आगे प्रबंधक बनना है तो आपको इस प्रकार की संस्था का सदस्य होना पड़ेगा। कहने का मतलब है इस संस्था का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, जो कि है भारतीय प्रबंध संस्थान। यहाँ से बहुत अच्छे प्रबंधक निकलते हैं। इन संस्थानों में प्रवेश साधारणतः प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है और इनमें प्रवेश लेने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी। किसी भी व्यक्ति को प्रबंधक मनोनीत या नियुक्त किया जा सकता है। व्यक्ति की कोई भी शैक्षणिक योग्यता हो उसे प्रबंधक कहा जा सकता है। चिकित्सा या कानून के पेशे में डॉक्टर या वकील के पास वैध डिग्री का होना आवश्यक है, लेकिन विश्व में भी प्रबंधक के लिए कोई डिग्री विशेष कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास विशेष योग्यता नहीं है तो भी आप प्रबंध का कार्य अगर भली भांति कर सकते हैं तो आप एक प्रबंधक बन सकते हैं। लेकिन यदि इस पेशे का ज्ञान या प्रशिक्षण है तो ये उचित योग्यता मानी जाती है। लेकिन अगर फिर भी आपके पास कोई ज्ञान नहीं है तो भी आप प्रबंधक बन सकते हैं, और मान के चलिए अगर आपके पास इससे के संबंध में विशेष ज्ञान है तो भी इसकी जो डिग्री है वह कानूनी रूप से मानी जाती है, लेकिन ये डिग्री अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि हम इस पेशे का ज्ञान या प्रशिक्षण है तो ये उचित योग्यता मानी जाती है। जिन लोगों के पास प्रतिष्ठित संस्थानों की डिग्री
स्तर डिप्लोमा है उनकी मांग बहुत अधिक है। इस प्रकार से दूसरी आवश्यकता की पूर्ति पूरी तरह से पूर्ति नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या है, हम कह के चल रहे हैं कि पेशे के अंदर डिग्री होना चाहिए, पेशे के अंदर प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, पेशे के अंदर एक पेशेवर संस्था का सदस्यता भी होनी चाहिए। लेकिन प्रबंधक के लिए, सभी प्रबंधकों के लिए ये अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास होता है तो ये आपकी विशेष योग्यता है, लेकिन आप बिना डिग्री के, बिना विशेष योग्यता के, बिना प्रमाण पत्र के भी बहुत अच्छे से प्रबंधक बन सकते हैं। इसके साथ ही भारत में प्रबंध में लगे प्रबंधकों के कई संगठन हैं, जैसे AIMA यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसने अपने सदस्यों के कार्यों के नियमन के लिए आचार संहिता बनाई है। मैम इसका फुल फॉर्म याद करें? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में नहीं आता है। अच्छा, प्रबंधकों को बनाने वाली संस्थाओं के नाम बताइए। क्या ऐसा क्वेश्चन आता है? जी नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी बिल्कुल नहीं आता। तो बिना दिमाग लगाए आगे बढ़िए। जिसने अपने सदस्यों के कार्यों के नियमन के लिए आचार संहिता बनाई है, लेकिन प्रबंधकों के ऊपर इस प्रकार के संगठनों का सदस्य बनने के लिए कोई दबाव नहीं है और न ही इनकी कोई वैधानिक मान्यता है। तो कहने का मतलब है, अगर आप एक प्रबंधक बनना चाहते हैं, प्रबंध करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि AIMA जैसी संस्थानों के सदस्यता भी आपके पास हो। यानी आप बिना सदस्यता के भी आप प्रबंधक बन सकते हैं। सिर्फ आपके पास अनुभव होना चाहिए और आपके पास विशेष क्षमता होना आवश्यक है। प्रबंध का मूल उद्देश्य संगठन को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना है। ये उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। उद्देश्य क्या होना चाहिए संगठन का? अधिकतम लाभ कमाना, और यही एक प्रबंध का उद्देश्य होना चाहिए। या फिर अस्पताल में सेवा, वैसे प्रबंध का अधिकतम लाभ कमाने उद्देश्य सही नहीं है तथा ये तेजी से बदल रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो संगठन है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अधिकतम लाभ कमाना होना चाहिए। लेकिन एक तरफ हम आज के दौर में ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अधिकतम लाभ कमाकर ही आप अपने संगठन को जिंदा नहीं रख सकते। और संगठन का जो संगठनात्मक उद्देश्य है वो कहता है कि आपका संगठन जीवित रहे और उसमें बढ़ोतरी रहे, या और वो लाभ अर्जन करता रहे। लेकिन यहाँ पे जीवित रहने के लिए आपको सिर्फ लाभ को ध्यान में नहीं रखना होगा, अन्य उद्देश्यों को भी ध्यान में लेकर चलना होगा। इसलिए यदि किसी संगठन के पास एक अच्छे प्रबंधकों की टीम है जो क्षमतावान और प्रभावी है, तो वे स्वयं भी उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराकर समाज की सेवा कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे ये समझ आया होगा कि प्रबंध कला के रूप में कैसे है, प्रबंध विज्ञान के रूप में कैसे है, प्रबंध पेशे के रूप में कैसे है। तो अगले भाग में हम अगली कक्षा में मिलते हैं, प्रबंध के स्तर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।